गुड मॉर्निंग दोस्तों। 66वीं से लेकर 39वीं तक मेंस हिस्ट्री क्वेश्चन विथ आंसर ये कराने जा रहे हैं, जो कि 70 बीपीएससी मेंस क्लास के लिए और 71 बीपीएससी क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि आप 69वीं से लेकर 39वीं तक देखिएगा तो हर 2-3 साल में ये काफ़ी क्वेश्चन, मतलब कि 4 से 5 क्वेश्चन तक रिपीट हुआ है। तो प्लीज़ आप इसको देखिए, जिसमें क्लास 1 कल करा दिया गया था कला एवं संस्कृति से, क्लास 2 आज है और इसका क्लास 2 का कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि 3 क्वेश्चन तक करा दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है, पटना कलम चित्रकला शैली की मुख्य विशेषताओं का परीक्षण कीजिए, जो कि 66वीं में पूछा गया है। जी ऑलरेडी आपको क्लास 1 में बता दिया गया है कल, जो वो वीडियो देख लीजिएगा। और ये आप 69वीं से लेकर 39वीं तक जो वीडियो देख रहे हैं, स्टार्टिंग से लेकर और अभी तक देखिएगा तो समझ में आएगा कि कैसे कैसे दिया गया है क्वेश्चन और आंसर। और इसका सिलेबस भी देखिएगा। सिलेबस में देखने से ये पता चलेगा, आपको एनालिसिस करने में पता चलेगा कि हमारा क्वेश्चन कैसे कैसे आया है और कितना रिपीटेड है, कि कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आप देखिए। ओके, थैंक यू। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, पटना कलम चित्रकला शैली की मुख्य विशेषताओं का परीक्षण कीजिए, जो कि आपको कल पढ़ा दिया गया है 66वीं बीपीएससी में। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मौर्य कला पर प्रकाश डालिए तथा बिहार में इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। इस 60 से 62वीं बीपीएससी 2018 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 5, मौर्य कला पर प्रकाश डालिए तथा बिहार में इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। तो उत्तर देखते हैं। की टू आंसर है। की टू आंसर का मतलब होता है कि क्या क्या इसका हमें स्मरण में रखना है कि हम इसके अनुसार हम आंसर को बना सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने शब्दों में। तो चलिए इसका देखते हैं उत्तर। भारतीय इतिहास में मौर्य काल को उत्कृष्ट भारतीय कला के प्रारंभ का समय माना जा सकता है। हालांकि हड़प्पा काल में उच्च स्तर की कला एवं वास्तुकला का अस्तित्व था, परंतु पुरातात्विक प्रमाण के रूप में वे वस्तुएं वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। मौर्य काल में ही सर्वप्रथम कला के क्षेत्र में पाषाण का व्यापक उपयोग हुआ है, जिस कारण से ये कलाकृतियाँ वर्तमान में भी उपलब्ध है। जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक आदि सम्राटों के प्रेरणा से राजकीय कला ने ऊंचाइयों को प्राप्त किया, वहीं लोक कला एवं मूर्ति कला के दृष्टिकोण से भी यह काल उन्नत रहा। राजकीय अथवा दरबारी कला। पहला, चंद्रगुप्त कालीन कला। राजकीय कला का सर्वोत्तम उदाहरण मगध सम्राट चंद्रगुप्त का पाटलिपुत्र स्थित कुम्हारार से प्राप्त राजप्रसाद है। इस सभा में भवन से प्राप्त अवशेष से इसकी विशालता का अनुमान लगाया जा सकता है। यह सभा अनेक खंभों वाला एक विशाल हॉल था। इस सभा भवन की लंबाई 140 फीट तथा चौड़ाई 120 फीट थी। इस सभा भवन में 84 पाषाण स्तंभ है। सम्राट अशोक ने पाषाणों का उपयोग कर इस काष्ठ प्रासाद का विस्तार किया। प्रसिद्ध चीनी यात्री फयान ने इस प्रासाद को देव निर्मित महल कहा था। देखिए यहाँ से आप जैसे चीनी यात्री फयान, तो चंद्रगुप्त के समय चीनी यात्री फयान आए हुए थे। ये आपको पीटी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सब जो अंडरलाइन किया जा रहा है ये थोड़ा थोड़ा नोट करते चले जाइएगा, जो कि पीटी फैक्ट के जरिए जैसे है। तो दूसरा कर देखते हैं, अशोक कालीन कला। मौर्य काल के सर्वाधिक अवशेष सम्राट अशोक के समय के प्राप्त हुए हैं। सम्राट अशोक के समय की कलाकृतियों को 4 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे स्तंभ, स्तूप, पाषाण वेदिका, गुहा विहार। तो देखते हैं क स्तंभ मौर्यकालीन कला के सर्वोत्तम उदाहरण है। इन स्तंभों की संख्या निश्चित नहीं है। यह स्तंभ 2 प्रकार के पाए गए। पहला, जिन पर धम्म लिपियाँ खुदी हुई है। इस प्रकार के स्तंभ दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा, इलाहाबाद, रामपुरवा, सारनाथ, लुम्बिनी आदि जगहों से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा, इलाहाबाद, रामपुरवा, सारनाथ, लुम्बिनी आदि जगहों से प्राप्त हुए। दूसरा, सामान्य स्तंभ। इस प्रकार के स्तंभ रामपुरवा, बेल, शीर्ष, बसार, कोसरा आदि जगहों से प्राप्त हुए हैं। देखते हैं स्तूप। ये स्तूप ईंट अथवा प्रस्तर के बने ठोस गुंबद होते हैं। इनका निर्माण बौद्ध एवं जैन धर्म के लोग किसी पवित्र स्थान पर स्मारक स्वरूप करते थे। परंपरा के अनुसार सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। कितने? 84,000।
पाषाण वेदिका। मौर्यकालीन स्तूप बिहार वेदिकाओं से घिरे हुए होते थे। इनमें से कुछ के भग्नावशेष मिले हैं। पाटलिपुत्र की खुदाई में 3 वेदिकाओं के टुकड़े प्राप्त हुए हैं जो चमकीली पॉलिश के कारण मौर्यकालीन माने जाते हैं। गुहा विहार। सम्राट अशोक ने भिक्षुओं के रहने के लिए गुफाओं के रूप में विहार बनवाए थे। इन गुफाओं का एक समूह गया से 25 किलोमीटर दूर उत्तर में बराबर एवं नागार्जुन पहाड़ियों में जहानाबाद में प्राप्त हुए हैं। दशरथ कालीन कला। तीसरा, अशोक के पुत्र दशरथ ने नागार्जुन पहाड़ियों में गोपिका गुफा का निर्माण अजिकों के रहने के लिए करवाया। इसी समय निर्मित लोमेश ऋषि की गुफा जहानाबाद भी काफी प्रसिद्ध है। लोक कला में मूर्ति कला। मौर्य काल में राजकीय दरबार से बाहर जनसाधारण के द्वारा कला का अद्भुत विकास हुआ, जिस लोक कला का कला कहा गया। मूर्ति कला के श्रेष्ठ नमूने इसी लोक कला के प्रमाण है। पटना के दीदारगंज से प्राप्त यक्षी की मूर्ति मौर्य कला का अद्भुत उदाहरण है, जिसे दीदारगंज यक्षी नाम दिया गया है। पटना के लोहानीपुर से 2 पुरुषों के नग्न शरीर की मूर्तियां प्राप्त हुई है। बुलंदी बाग से एक नारी मूर्ति प्राप्त हुई है जो खड़ी मुद्रा में पूर्ण आकार में है। मौर्यकालीन मूर्तियों में पत्थर व मिट्टी की मूर्ति तो मिली है, लेकिन धातु की कोई भी मूर्ति नहीं मिली है। मौर्यकालीन मृण मूर्तियों के विषय पशु पक्षी खिलौना मानव आदि हैं, अर्थात ये गैर धार्मिक मृण मूर्तियां हैं। इस प्रकार मौर्यकालीन कला का उद्देश्य धर्मनिरपेक्ष था। इस प्रकार हम देखते हैं कि मौर्यकालीन कला विविध आयामों में परिपूर्ण थी तथा अपनी कल्पना शक्ति, शिल्प, वैज्ञानिक विधियां और रचनाशीलता से में भी काफी समृद्ध थी। मौर्यकालीन कला का प्रभाव बिहार पर व्यापक रूप से पड़ा है। मौर्यकालीन कला की उत्पत्ति बिहार से ही हुई तथा धीरे धीरे अशोक के काल में वर्तमान भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश आदि देशों तक फैल गया था। मौर्यकालीन कला व संस्कृति से बिहार उस समय शिक्षा व कला के केंद्र के रूप में विकसित था। मौर्यकालीन कला प्राचीन बिहार कला एवं संस्कृति के दृष्टिकोण से व्यापक समृद्धि का सूचक रहा है। मौर्यकालीन कला और प्रशासनिक दृष्टिकोण के कारण ही बिहार काफी समय तक भारतवर्ष का राजनीतिक केंद्र बना हुआ था, अर्थात मौर्य काल बिहार का स्वर्ण काल था। की टू रिमेंबर को अच्छे से इसको देख लीजिएगा किस तरीके से बताया गया है, जिसे देखने से आपको क्वेश्चन का आंसर देने में आसान होगा। जैसे देखिए, फर्स्ट मौर्यकालीन कला, उसमें 2 है, राजकीय या दरबारी कला, फिर लोक कला, चंद्रगुप्त कालीन कला डालना है, अशोक कालीन कला, दशरथ कालीन कला। चंद्रगुप्त कालीन कला में है कुम्हार का राजप्रसाद, अशोक कालीन कला में स्तंभ, स्तूप, पाषाण वेदिका, गुहा विहार, दशरथ कालीन कला में है गुहा विहार। लोक कला एवं मूर्ति कला में यक्षी की मूर्तियां, 2 पुरुषों की मूर्तियां। मौर्य कला की विशेषताएं। दूसरा, पटना कलम चित्रकारी की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, जो 56 से 69वीं में पूछा गया है, जो कि आपकी 66वीं बीपीएससी क्लास में बता दिया गया। कल के क्लास में ये बताया गया। मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए, जो कि ये अभी ऊपर बताया गया। क्वेश्चन नंबर 8, पटना कलम चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं का विवेचना कीजिए। 66, ये देखने से देखिए पता चलता है कि आपका क्वेश्चन कितना रिपीट है, 66वीं से लेकर आपको 56वीं 97वीं तक। फिर क्वेश्चन नंबर 9, मौर्य कला और स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कर। ये 64वीं में पूछा गया, जो कि बता दिया गया अभी। पालकालीन स्थापत्य एवं मूर्ति कला की मुख्य विशेषताएं बताएं। ये 46वीं में 2005 में पूछा गया। पालकालीन स्थापत्य एवं मूर्ति कला की मुख्य विशेषताएं बताएं। ये 46वीं बीपीएससी 2005 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए उत्तर देखते हैं। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, जिसने बिहार में भी अपना शासन विस्तार किया। पालों के लंबे शासन के दौरान शांति एवं समृद्धि बनी रही, जिसके फलस्वरूप कला के सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई। पाल कला के अवशेष बिहार में प्रचुरता से मिले। स्थापत्य कला। पाल स्थापत्य कला मुख्यतः ईंट पर आधारित थी। इनके साक्ष्य उदयपुरी, नालंदा एवं विक्रम शिला महाविहार है। पाल शासक गोपाल द्वारा उदयपुरी में एक महाविहार एवं मठ बनवाया गया था, यद्यपि इसके अवशेष सुरक्षित नहीं है।
नालंदा में मंदिर, स्तूप एवं विहार बनवाए गए। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार किया एवं उसका खर्च चलाने के लिए 200 गांवों की आमदनी उसे दान में दी थी। भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो कालांतर में नालंदा के बाद सबसे विख्यात विश्वविद्यालय के रूप में उभरा। यहाँ ईंट निर्मित मंदिर एवं स्तूप के अवशेष मिले। इनमें पत्थर एवं मिट्टी की बनी गौतम बुद्ध की विशाल मूर्तियां। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव ने पाल शासक देवपाल से अनुमति लेकर नालंदा में एक बौद्ध विहार का निर्माण कराया था। मूर्तिकला। पाल काल में कांस्य एवं प्रस्तर मूर्तिकला की एक नई शैली का उदय हुआ। इसके मुख्य प्रवर्तक धीमल एवं बितपाल थे। कौन थे? धीमल एवं बितपाल थे, जो धर्मपाल एवं देवपाल के समकालीन थे। पालकालीन कांस्य मूर्तियां ढलवा किस्म की है। इसके सर्वोत्तम नमूने नालंदा तथा कुर्किहार गया के निकट से प्राप्त हुए। ये मूर्तियां मुख्य रूप से बुद्ध, बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, मैत्रेय तथा तारा की। इनमें से कुछ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां। पाल युग की पत्थर की मूर्तियां काले बेसाल्ट पत्थर की बनी है। सामान्यतः इन मूर्तियों में शरीर के अगले भाग को दिखाने पर ध्यान दिया जाता है। इनमें अलंकार की प्रधानता है। इनमें बुद्ध, विष्णु की मूर्तियों की प्रधानता है। शैव एवं जैन धर्म का प्रभाव सीमित रहा। सभी मूर्तियां अत्यंत सुंदर, अलंकार प्रधान एवं कला की परिपक्वता को दर्शाती हुई है। कलात्मकता सुंदरता का एक अन्य उदाहरण एक तख्ती है, जिस पर श्रृंगार करती हुई एक स्त्री को दिखाया गया है। अंतः पालों के काल में एक उन्नत कला एवं स्थापत्य का विकास हुआ, जो स्थिर राजनीतिक और मजबूत आर्थिक स्थिति के साथ साथ शासकों के रचनात्मक एवं कला के प्रति उनकी रुचि को प्रदर्शित करता है। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अंतः इनके कला पर बौद्ध प्रभाव स्पष्ट दिखता है। की टू रिमेंबर। पाल कला की विशेषताएं। स्थापत्य कला और मूर्ति कला। स्थापत्य कला में ईंट आधारित ओदनपुरी, नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं चैत्य स्तूपों आदि का निर्माण। मूर्ति कला में है कांस्य एवं प्रस्तर मूर्ति कला। प्रवर्तक धीमन और बितपाल थे। बौद्ध एवं हिंदू देवी देवता की मूर्तियों की प्रधानता। क्वेश्चन नंबर 11, मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। जो कि 64वीं में ये क्वेश्चन आया था, जो कि आपको क्लास 1 में बता दिया गया है। 69वीं से लेके आप 66वीं तक का क्वेश्चन क्लास देखिए वीडियो, उसमें ये सब क्वेश्चन रिपीट है और बता दिया गया क्वेश्चन के साथ आंसर भी। क्वेश्चन नंबर 12, पाल कला की प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। ये 43वीं बीपीएससी 2001 में पूछा गया। पाल कला की प्रमुख विशेषताओं को आलोचनात्मक वर्णन किया है। 43वीं बीपीएससी 2001 में पूछा गया। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। पालों ने लंबे समय तक भारत के पूर्वी भाग, मुख्यतः बंगाल, बिहार पर शासन किया, जो शांति और समृद्धि का काल रहा। इस दौरान कला के लगभग सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई। मूर्तिकला, चित्रकला, स्थापत्य कला, मूर्तिकला में देखते हैं पाल काल में कांस्य एवं प्रस्तर मूर्तियों की एक नई शैली का उदय हुआ। इसके मुख्य प्रवर्तक धीमन एवं बितपाल थे, जो धर्मपाल एवं देवपाल के समकालीन थे। पालकालीन कांस्य मूर्तियां ढलवा किस्म की। इसके सर्वोत्तम नमूने नालंदा कुर्किहार के नए गया के निकट प्राप्त हुए। ये मूर्तियां मुख्य रूप से बुद्ध, बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, मैत्रेय तथा तारा की। इनमें कुछ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां। पाल युग की पत्थर की मूर्तियां काले बेसाल्ट पत्थर की बनी है। सामान्यतः इन मूर्तियों में शरीर के अगले भाग को दिखाने पर ध्यान दिया जाता है। इनमें अलंकरण की प्रधानता है। इनमें बुद्ध एवं विष्णु की मूर्तियों की प्रधानता है। शैव एवं जैन धर्म का प्रभाव सीमित रहा है। सभी मूर्तियां अत्यंत सुंदर, अलंकार प्रधान एवं कला की परिपक्वता को दर्शाती है। कलात्मक सुंदरता का एक अन्य उदाहरण एक तख्ती है, जिस पर श्रृंगार करती हुई एक स्त्री को दिखाया गया। चित्रकला। पाल काल में ताड़पत्र एवं दीवारों पर चित्र बनाने के उदाहरण मिले। इनमें लाल, नीले, काले, उजले रंगों का प्राथमिक रंग और हरे, बैगनी, हल्के गुलाबी तथा भूरे रंगों का द्वितीयक रंग के रूप में प्रयोग हुआ है। पाल चित्रकला पर तांत्रिक प्रभाव स्पष्ट झलकता है। चित्रकला एक रूप भित्ति चित्र भी है, इसी काल में चलन में था।
जिसके नमूने नालंदा से प्राप्त हुए हैं। ये चित्र अब धुंधले पड़ चुके, किंतु उनकी अजंता एवं बाग की भित्ति चित्रात्मक परंपराओं से समानता सुस्पष्ट है। स्थापत्य कला। पाल स्थापत्य कला मुख्यतः ईंट पर आधारित थी। इनके साक्ष्य उदयपुरी, नालंदा एवं विक्रमशिला महाविहार है। पाल शासक गोपाल द्वारा उदयपुरी में एक महाविहार एवं मठ बनवाए गए थे, यद्यपि इसके अवशेष सुरक्षित नहीं है। नालंदा में मंदिर, स्तूप एवं विहार बनवाए गए। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार किया एवं उसका खर्च चलाने के लिए 200 गांवों की आमदनी उसे दान में दे दी थी तथा भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो कालांतर में नालंदा के बाद सबसे विख्यात विश्वविद्यालय के रूप में उभरा। यहाँ ईंट निर्मित मंदिर के एवं स्तूप के अवशेष मिले। इनमें पत्थर एवं मिट्टी की बनी गौतम बुद्ध की विशाल मूर्तियां। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव ने पाल शासक देवपाल से अनुमति लेकर नालंदा में एक बौद्ध विहार का निर्माण कराया था। अंततः पालों के काल में एक उन्नत कला एवं स्थापत्य का विकास हुआ, जो स्थिर राजनीतिक और मजबूत आर्थिक स्थिति के साथ साथ शासकों के रचनात्मक एवं कला के प्रति उनकी रुचि को प्रदर्शित करता है। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अंततः इनके कला और पर बौद्ध प्रभाव स्पष्ट दिखता है। पाल कला की मुख्य विशेषताएं मूर्तिकला, चित्रकला और स्थापत्य कला। मूर्तिकला में काल एवं कांस्य एवं प्रस्तर मूर्तिकला। प्रवर्तक में धीमन बितपाल। बौद्ध मूर्तियों की प्रधानता, हिंदू देवी देवताओं की कुछ मूर्तियां। चित्रकला में ताड़ पत्र एवं दीवारों पर तांत्रिक प्रभाव। स्थापत्य कला में ईंट आधारित उदयपुरी, नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं चैत्य स्तूपों का आदि का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बिहार में प्राप्त मौर्य कला की विशिष्टताओं का वर्णन करिए, जो कि ये क्लास पढ़ा दिया गया क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न बिहार में पाल कला की प्रमुख विशेषताओं का विवरण दें। 41वें में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 15, मौर्यकालीन मूर्तिकला के विशिष्ट लक्षणों एवं विशेषताओं को वर्णन करिए, जो कि 40वीं 1995 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 15, मौर्यकालीन मूर्तिकला एवं विशिष्ट लक्षणों एवं विशेषताओं का वर्णन करें। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये भी क्वेश्चन पहले आपको 69वीं में 68वीं में करा दिया गया है, तो आप 68वीं का वीडियो देखिएगा। लेकिन चलिए इसका उत्तर देखते हैं। मौर्य काल को भारतीय कला के इतिहास का प्रारंभ माना जाता है। इस काल में मूर्तिकला का काफ़ी विकास हुआ। मनुष्यकार मूर्तियों की रचना होने लगी थी। आगरा मथुरा के मध्य परखम ग्राम में एक 7 फीट ऊंची मूर्ति मिली, जो भूरे पलुए पत्थर की है। ये मूर्ति वस्त्र धारण की हुई है, जो मौर्यकालीन वेशभूषा को प्रदर्शित करती है। पटना के दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति, जिसकी भव्यता और सौंदर्य अपूर्व है, इसे स्त्री रत्न का नाम दिया जाता है। यह भूरे रंग के बालू के पत्थर से बनी तथा इस पर मौर्यकालीन पोलिश का भी उत्तम प्रयोग हुआ है। दीदारगंज से ही एक स्त्री मूर्ति चंवर मिली है, जो 5.5 फीट ऊंची है एवं बलुए पत्थर से निर्मित है तथा दीदारगंज यक्षी की तरह ही इसमें स्त्री के शरीर की एक आदर्श काल्पनिक प्रस्तुति है। यह प्रस्तुति उस कालखंड के समाज के खुले विचार को भी प्रदर्शित करता है। मौर्यकालीन मूर्तियों पर धार्मिक प्रभाव स्पष्ट दिखता है। पटना के लोहानीपुर से 2 नग्न शरीर पुरुषों की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो संभवतः जैन तीर्थंकरों का है। इनका निर्माण भी जैन शैली की कायोत्सर्ग मुद्रा में हुआ है। मौर्य काल में बौद्ध धर्म संबंधी मूर्तियों का निर्माण नहीं हुआ है। मौर्य काल में बौद्ध धर्म संबंधी मूर्तियों का निर्माण नहीं हुआ। अशोक स्तंभ के शीर्ष पर वन पशुओं की आकृति मौर्यकालीन मूर्ति का एक रूप है, जिसे सिंह का प्रयोग हुआ है। लेकिन रामपुरवा से प्राप्त स्तंभ पर सांड की आकृति बनी है। सिंह की बनावट पर विदेशी प्रभाव देखे जा सकते हैं, मगर सांड के बनाने के ढंग में स्थानीय कला का प्रयोग हुआ है। अतः मौर्यकालीन मूर्तिकला उस काल के अन्य कलाओं स्थापत्यों की भांति ही समृद्धता के उत्कृष्ट स्तर पर थी। यह मूर्तियाँ भारतीय इतिहास में तीव्र जिज्ञासा एवं आकर्षण पैदा करने वाली। मौर्यकालीन मूर्तियाँ विशेषताएं की टू रिमेंबर: मानवकार, पॉलीदार पल्लुए पत्थर का उपयोग, धार्मिक प्रभाव, विदेशी प्रभाव, स्त्री शरीर के अंदर शौर्य आदर्श, काल्पनिक प्रस्तुति एवं समाज की सोच। बिहार की कला। क्वेश्चन नंबर 16,
बिहार की कला एवं चित्रकला पर एक निबंध लिखिए। बिहार की कला एवं चित्रकला पर एक निबंध लिखिए। जो कि 39वीं बीपीएससी में 1993 में पूछा गया। बिहार की कला एवं चित्रकला पर एक निबंध लिखिए। उत्तर देखते हैं। कला एवं चित्रकला किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन की पहचान होती है। बिहार की कलात्मक संपदा प्राचीन बहुआयामी एवं समृद्ध है। आदि मानव की कला के साक्ष्य बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल से ही देखे जा सकते हैं। मौर्य काल में बिहार ने कला के क्षेत्र में समस्त उत्तर भारत का मार्गदर्शन दिया। पाल शासकों के अधीन चित्रकला के क्षेत्र में समस्त पूर्वी भारत में एक नई शैली प्रस्तुत हुई। आधुनिक काल में पटना कलम और मधुबनी चित्रकला ने बिहार को राष्ट्रीय ख्याति उपलब्ध कराई है। कौन? पटना कलम और मधुबनी चित्रकला ने। बिहार की कला पर निम्नोक्त बिंदुओं के माध्यम से प्रकाश डाला जा सकता है। बिहार में कला: मौर्य काल कला, मौर्योत्तर काल कला, पाल कला, मध्यकालीन स्थापत्य कला। बिहार में चित्रकला: पटना कलम, मधुबनी चित्रकला। मौर्य काल कला: भारतीय कला के इतिहास का प्रारंभ मौर्य काल से माना जाता है। इस काल में राजकीय कला एवं लोक कला के दो रूप प्रचलित हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का राज प्रसाद राजकीय कला का पहला उत्कृष्ट उदाहरण, जिसके अवशेष पटना के कुम्हरार गांव से खुदाई से मिले। इसके फर्श एवं क्षेत्र लकड़ी के थे। इसमें बलुआ पत्थर के 40 पॉलिशदार चमकदार पाषाण स्तंभों का प्रयोग हुआ था। फायान ने इसे देवों द्वारा निर्मित कहा है। बलुआ पत्थर से बने अशोक स्तंभ भी मौर्यकालीन कला के उत्कृष्ट नमूने हैं, जिन पर ईरानी प्रभाव भी दिखता है। अशोक ने स्तूप निर्माण को प्रोत्साहित किया। सांची एवं भरूच के स्तंभों का निर्माण उसने ही करवाया था। गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने कंदराओं का निर्माण कराया था। उसके पुत्र दशरथ ने भी नागार्जुन पहाड़ियों में ऐसे ही निर्माण करवाए। पटना के दीदारगंज से प्राप्त यची की मूर्ति मौर्यकालीन मूर्तिकला का अद्भुत उदाहरण है, जो बालू के पत्थर से बनी एवं इस पर मौर्यकालीन पोलिश का भी उत्तर प्रयोग किया गया है। इस काल में मूर्तिकला का विकास एवं लोक कला का रूप में हुआ। मौर्योत्तर कला: शुंग एवं कुषाण काल में कला का विकास जारी रहा। गुप्त काल में वास्तुकला का विकास बड़े पैमाने पर हुआ। गुप्त कालीन मूर्तियां कला के अनेक अवशेष रोहतास, भोजपुर, नालंदा, राजगीर, गया, वैशाली, पटना आदि स्थानों से प्राप्त हुए। इनमें बौद्ध धर्म की तुलना में हिंदू धर्म का प्रभाव अधिक है। इस काल में अनेक मंदिरों का भी निर्माण हुआ है। पाल कला: पाल कला के अवशेष बिहार में प्रचुरता से मिले हैं। इस काल में कांस्य एवं प्रस्तर मूर्तिकला की एक नई शैली का उदय हुआ। इसके मुख्य प्रवर्तक धीमन एवं बितपाल थे। कांस्य मूर्तियां ढलवा किस्म की है, जिसके सर्वोत्तम नमूने नालंदा एवं तथा करकुरिकिहार गया के निकट से प्राप्त हुए हैं। ये मूर्तियां मुख्य रूप से बुद्ध, बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, मैत्रेय तथा तारा की। इनमें से कुछ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। पत्थर की मूर्तियां काले बेसाल्ट पत्थर की बनी है। सामान्यतः इन मूर्तियों में अलंकरण की प्रधानता है। कलात्मक सुंदरता का एक अन्य उदाहरण एक तख्ती है, जिस पर श्रृंगार करती हुई एक स्त्री को दिखाया गया। मध्यकालीन स्थापत्य कला: तुर्क, अफगान और मुगल शासकों का स्थापत्य कला के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान रहा है। तुर्क काल की सबसे महत्वपूर्ण इमारत बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम या मलिक बयाम का मकबरा है। इस पर तुगलक शैली का प्रभाव है। सासाराम स्थित शेर शाह का मकबरा अफगान शैली का प्रतिनिधित्व करती है। यह झील के मध्य स्थित है और अष्टकोणीय आकार का चौकोर चबूतरे पर निर्मित है, जिसके चारों ओर सीढ़ियां। अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला का यह आखिरी और सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। बिहार में जहांगीर के शासनकाल में निर्मित शाह दौलत का मकबरा मुगल शैली का उदाहरण है। यूरोपीय स्थापत्य का भी प्रभाव बिहार में देखने को मिलता है। पटना कलेक्ट्रेट एवं पटना कॉलेज के भवनों पर जहां हॉलैंड की शैली का प्रभाव दिखता है, वहीं पटना सिटी स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च की इमारतें भी गोथिक शैली का प्रभाव है। मुख्य सचिवालय, उच्च न्यायालय और राजभवन की इमारतों पर यूरोपीय पुनर्जागरण काल की शैली का प्रभाव है। बिहार में चित्रकला: पटना कलम या पटना शैली का उद्भव मुगलों के अवसान के समय हुआ। इस शैली के प्रमुख क्षेत्र
पटना का लोधी कट्टा, मुगलपुरा, दीवान मोहल्ला, मछरहट्टा तथा आरा एवं दानापुर है। यह शैली अधिकतर कागज एवं हाथी दांत पर बनाए जाने वाले लघु चित्रों की श्रेणी में आते हैं। विषयों का चुनाव सामान्य दैनिक जीवन से संबंध होता था, जिसके कारण यह दरबारी शैली से भिन्न था। इस शैली के चित्रों में लकड़ी काटता बढ़ई, मछली बेचती औरत, कहार, लोहार, सुनार, खेत जोतता किसान, साधु सन्यासी आदि हैं। इस शैली के प्रमुख चित्रकारों में सेवक राम एवं हुलास लाल हैं। अनेक विशिष्टताओं एवं मौलिकताओं के बावजूद यह शैली प्राय मृत प्राय हो चुकी है। मधुबनी चित्रकला। मधुबनी या मिथिला चित्रकला महिलाओं की पूर्ण भूमिका वाली एक लोक कला है, जिसके प्रमुख केंद्र मधुबनी, सिमरी, लहरी या सराय आदि है। चित्रों में दुर्गा, राधा कृष्ण, सीताराम, शिव पार्वती, विष्णु लक्ष्मी आदि का चित्रण अधिक है। साथ ही कामदेव, रतियों, यक्षिणियों के अतिरिक्त पुरुष एवं नारी की जनेंद्रियों बनाई जाती है। पृष्ठभूमि के लिए पशु, पक्षी और वनस्पतियों के भी प्रतीकात्मक चित्र बनाए जाते हैं। चित्रों में मुख्यतः प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है एवं चित्रों को उंगलियों या बांस की कुची से बनाया जाता है। विगत वर्षों में इसकी लोकप्रियता देश विदेश में बढ़ी है। इस शैली की प्रमुख कलाकार पद्मश्री सिया देवी, कौशल्या देवी आदि हैं। शशिकला देवी के चित्रों की प्रदर्शनी जापान में हो चुकी है। जापान के तोकामाची सिटी में मिथिला पेंटिंग का संग्रहालय बनाया गया। इस शैली की विशेषता है कि इन चित्रों में चित्रित वस्तुओं का मात्र सांकेतिक स्वरूप का प्रयोग किया जाता है, जैसे किसी आदमी के चित्र के लिए उसके गुणों को संकेतों में अंकित कर देना। रंगों की विशिष्टता इस शैली की एक अन्य विशेषता है, जिसमें अधिकतर प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग किया जाता है। बिहार में पटना कलम एवं मधुबनी शैली के अलावा भागलपुर क्षेत्र में प्रचलित मंजूषा शैली, उत्तर प्रदेश से आई सांझी शैली आदि भी प्रमुख चित्रकला है, जो बिहार के चित्रकला शैली की समृद्धि को दर्शाती है। की टू रिमेंबर। बिहार की कला में चित्रकला। बिहार कला एवं चित्रकला। बिहार कला में देखते हैं मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, पाल काल, मध्यकालीन स्थापत्य कला, यूरोपीय स्थापत्य कला। बिहार चित्रकला में पटना कलम, मधुबनी, अन्य में मंजूषा शैली भागलपुर क्षेत्र, सांझी कला शैली पटना के आसपास का क्षेत्र। तो ये दोस्तों 66वीं से लेकर 39वीं तक में पटना कला एवं संस्कृति से जितने भी क्वेश्चन पूछा गया वो बता दिया गया। आप ये वीडियो 69वीं से लेकर और अभी तक का जो वीडियो है वो कंटिन्यू देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए कि क्या और इसमें ऐड किया जा सकता है। तो थैंक यू।